ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं क्लासेस। हम लोग को जो पढ़ना था कल, जो हम लोग पढ़े थे, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग ने ये पढ़ी थी कि व्हाट इज टेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन का हमें जवाब पता होना चाहिए, व्हाट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है। तो ये सब लोग को क्लियर हो गया था कि इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है क्या, टैक्स। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, व्हाई, सॉरी नहीं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स, कितने तरह का टैक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें टैक्स कितने तरह के, तो दो तरह के होते हैं, एक एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस, दो तरह के टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नाउ अगला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल सा मतलब है कि जो टैक्स हमारे इनकम पे चार्ज होता है उसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स चार्ज करते हैं। जो भी बंदा इनकम कमाएगा वो टैक्स देगा, और उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इट्स लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, यू कैन नॉट शिफ्ट द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू एनीबॉडी एल्स, यानी किसी और के ऊपर आप ये टैक्स का बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। और डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, दीज टैक्सेस आर बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो सिंपल सा है, टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जो भी टैक्सेस चार्ज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। एंड इट्स लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, इसकी लायबिलिटी हम इजीली किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, जीएसटी आ जाएगा, ओके, स्टैम्प ड्यूटी, ओके, एक्साइज ड्यूटी, ओके, सो टोल टैक्सेस, दीज टैक्सेस आर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ टैक्स, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ टैक्स से पहले था, हम लोग डायरेक्ट टैक्स में पहली चीज पढ़ रहे थे क्या, व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, व्हाट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स एक एक्ट है, एक कानून है। और जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो पूरे भारत में लागू है। किस दिन लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ था। ओके, सो इट वाज मतलब एक तरह से बन गया था 1961 में ही, लागू करने की कोशिश थी बट हो नहीं पाया। और इसे हम पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किए कब, 1962 में, 1 अप्रैल 1962। ठीक, तो अब 1962 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1962 एक्ट है, एक्ट का नाम अभी भी वही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक, सो अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की। ओके, इन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द इंडिया बेसिकली। अगर हम बात करें बहुत साल पहले, यानी कि सबसे पहली क्रांति जो भारत की कही जाती है 1857, दैट मीन्स 1857, जो मंगल पांडे की क्रांति थी, उस टाइम पे ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी थी। और मंगल पांडे ने काफ़ी नुकसान किया था ब्रिटिश सरकार का, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार के उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, सर जेम्स विल्सन, ओके, तो जेम्स विल्सन ने एक आइडिया निकाला और उन्होंने कहा कि नुकसान जिसने किया वही भरपाई करेगा, यानी कि उनके एम्प्लॉय। तो जितने भी ब्रिटिश सरकार के एम्प्लॉयज थे उनको अपने इनकम का एक हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था उस नुकसान की भरपाई के लिए, और इसी को हम लोग कहते थे इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स कानून पहला बना था 1960 में, सॉरी 1860 में। और 1816 में फिर बनने के बाद फिर 1861, 1860, 62, 5, इस तरह से कई साल में धीरे धीरे इसमें चेंजेस भी किए गए।
काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए। ओके, सो भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। इसके बाद फिर 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। इसके बाद भी हमारा अपना खुद का इनकम टैक्स का कानून नहीं था। देन गवर्नमेंट नीड कि हमारा खुद का इनकम टैक्स का कानून होना चाहिए। सो उन्होंने इसे रेडी कर लिया 1961 में और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया। बट 1962 1 अप्रैल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 अप्रैल 1962 में ये इम्प्लीमेंट हुआ पूरे भारत में। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ तक तो हम लोग ने स्टोरी काफ़ी अच्छे तक समझ लिया था। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन ये उठता है, तो व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इतना आप इतना इसके लिए बोलेंगे कि इनकम टैक्स कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में ज़रूरी बदलाव करने के लिए हम फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं। एवरी ईयर गवर्नमेंट ब्रिंग फाइनेंस एक्ट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी चेंजेस करने के लिए हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। एग्जैक्टली उसको हम लोग फाइनेंस बिल कहते हैं, जिसको आप लोग फाइनेंस बजट भी बोलते हो। एंड व्हेन दिस फाइनेंस बिल इज पास इनटू द लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इट इज बिकम ओके फाइनेंस एक्ट। सो फाइनेंस एक्ट के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ये था हमारा अभी तक का रिकैप जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया। अभी तक के टॉपिक में अगर किसी को भी कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी को भी कोई भी कुछ पूछना है अभी तक के टॉपिक में तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। सुजीत, एनी क्वेश्चन? ओके, आप लोगों में से किसी ने गूगल किया था वो स्टोरी 1857 वाली क्रांति? एनीबॉडी? खैर इतना मेहनत क्यों करेंगे नो अब। सर। हाँ बिल्कुल सही, मेहनत क्यों। खैर, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को दो और विंग्स के बारे में सब लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग की अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर अगर समझना चाहें तो स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है। सबसे ऊपर हमारा क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री समझते हैं सब लोग। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? हाँ, निर्मला सीतारमण। बिल्कुल सही। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे ही हमारा जो आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसी के नीचे आता है क्या, टैक्स डिपार्टमेंट। दैट मीन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही नीचे क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट के नीचे ही आपको बता दूं, अब क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारा दो हिस्सों में बटा है, जैसा कि आपको बताया था मैं। सीबीडीटी है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इन्होंने एक जो बनाया हुआ है डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड सीबीडीटी। ओके, नाम सुना होगा कई लोगों ने। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल। ये सब बुक्स में नहीं है तो इसलिए अगर आप इसे नोट भी करना चाहो तो नोट कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ व्हेन यू आर लर्निंग इवन ऑनलाइन, ओके, सो एक कॉपी और एक पेन हमेशा अपने पास रखा कीजिए, इसमें आप ही को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सॉरी कहाँ गया, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हो गया आपका कौन, सीबीडीटी। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी एक संस्था बनाई है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड सीबीआईसी, जिसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कस्टम सब लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ठीक है ना। कस्टम जो आप लोगों ने सुना होगा
कस्टम ड्यूटी जो लगती है, आप जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे कोई भी सामान आता जाता है, या बॉर्डर से जब कोई भी सामान आते हैं, या फिर सपोज एयर फ्लाइट से, अगर सपोज इंटरनेशनल फ्लाइट से कोई आ रहा है, तो कोई भी सामान लेके आ रहे हो तो वहाँ पे होते हैं ना कस्टम ऑफिसर्स, तो वो चेक करते हैं ओके कि आप बाहर से कोई सामान तो नहीं ला रहे हो ना फॉर ट्रेड पर्पज। तो कस्टम ड्यूटी लगती है अगर सपोज को ऐसा कोई भी सामान पाया जाता है जो ज़्यादा है आपके पास, तो उससे आप क्या लिया जाता है, आपसे वसूला जाता है कस्टम ड्यूटी। तो ये हमारे डिपार्टमेंट है दो, ठीक है, कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी वैसे बोलते हैं, शुल्क। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे, टैक्स डिपार्टमेंट के नीचे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीआईसी, दीज आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, CBDT and CBIC. CBDT is totally responsible for collection of direct taxes, and CBIC is totally एक तरीके से वो पूरी तरह से डिवोटेड है फॉर कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। सुजीत भाई, एक बंदा माइक ऑन करके रखा करो, मॉनिटर अपना माइक ऑन करके रखा करो, बैकग्राउंड बस आवाज ना हो, नॉइस, वैसे नॉइस आ रही है तुम्हारे से। जैसे चलो ठीक है, कोई नहीं, तो जैसे हानो हानो करते रहा करो, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ सब ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए हो? यस सर, यस सर। चलिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे आगे, अगला टॉपिक। व्हाट इज आवर न्यू टॉपिक? आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को जैसा कि डायरेक्ट टैक्स की स्टार्टिंग करनी है, इनकम टैक्स की। तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा बुक रेफर करेंगे। कुंदन, यस सर, यस सर। आप लोग ना हमेशा 9:30 बजे उसी लिंक पे, जो लिंक मेरा भेजा हुआ है ना, उसी लिंक पे आप लोग क्लिक कर लिया करो। बार बार मैं लिंक भेजूँ क्या फ़ायदा, जब वही एक लिंक चल रही ठीक है। है सर, कभी लिंक चेंज होगी तो मैं ठीक है आपको सर, जरूर नया ठीक लिंक। है सर, ठीक है। आवाज़ सुनाई दे रही ना कुंदन? यस सर, यस सर, यस सर। और सुनील, सुनील क्यों नहीं आ रहे हैं? सर वो सब गांव गए हुए, उन सबका नंबर ही नहीं लग रहा है। नंबर नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, मैसेज तो किए थे सर। चलिए अच्छा है, अपने अपने एंड से काम कर दिया। देखिए, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये हम लोग क्लियर करेंगे सबसे पहले। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ क्या दे रखा है, टैक्स। टैक्स को पहले समझाया है, हालांकि टैक्स हमने पहले ही समझ लिया है। जल्दी से इसको भी रीड कर लेते हैं। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट need huge fund to expend for welfare of the citizen of the country, like construction, roads, bridge expenses, healthcare, health and education expenses, on national security, etc. Okay, some sources of government income are profit from the government departments. ओके, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी रनिंग कर रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की, वहाँ से भी इनकम आती है। लोन फ्रॉम द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी लेती है पब्लिक से, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असिस्टेंस, कई बार हेल्प भी मिलती है इनको फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कई बार गवर्नमेंट भी अपने पैसे को इधर इन्वेस्ट करती है तो उससे भी इनको रेवेन्यू मिलती है। बट द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट इज टैक्स। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की, वो क्या है, टैक्स है। आप नीचे एक छोटा सा ये ग्राफ देख रहे होगे, इस ग्राफ में जो दिखाया गया है गवर्नमेंट सोर्स ऑफ फंड, तो 37% है, 11% है, एंड 52% है। इफ यू सी 52%,
is totally from the tax receipt. These are the tax receipt. यानी टैक्स से मेजर पैसा तो टैक्स से ही आ रहा है. और if you see the yellow color, that is a capital receipt. Capital receipt means loan हो गया, finance हो गया, ये सब हो गया. Then non tax revenue, that means government department की जो income होती है वो सब 11% के अप्रोक्स है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So Yes. these are the okay. 52% is the major state. 11%. 11% is the non-tax revenue. Non-tax revenue मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं ना, उन सब की जो इनकम होती है, सोचो वो सब सिर्फ 11% है. इसीलिए हम लोग बार बार जब भी आपसे कोई बोलता है ना कि व्हाट इज टैक्स, तो सिंपल सा आंसर करो, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. ओके, बहुत सिंपल सा एंड स्मॉल सा आंसर है. नाउ टैक्स इज अ चार्ज. टैक्स क्या होता है? चार्ज होता है, बर्डन होता है. ओके, लेड अपॉन द पर्सन. ये किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? पर्सन के ऊपर ये डाला जाता है इसका बोझ. और प्रॉपर्टी फॉर सपोर्ट ऑफ द टू द गवर्नमेंट. और ये आपसे इसीलिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स as shown in the chart below. Taxes, the direct taxes, income tax, just like okay, indirect tax is GST, custom duty. Okay, so what is direct tax and indirect tax? The difference between these two, हम लोग अब इसमें डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं. चार्ज डायरेक्टली ऑन पर्सनस इनकम, ये सीधे पर्सन की इनकम पे चार्ज किया जाता है, जबकि ये चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. हम डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को किसी और के भी ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड, विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इस पॉइंट को जरा समझिएगा. अगर डायरेक्ट टैक्स के यानी इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ते हैं, टीडीएस के रेट बढ़ते घटते हैं, इससे गुड्स के प्राइस के ऊपर, सर्विसेज के प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं होता है. बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल सी चीज़ है, गुड्स एंड सर्विसेज पे थोड़ी ना लगने वाला है, इनकम पे लगने वाला है. जबकि ये अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी के रेट बढ़ाते घटाते तो सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ रहा है? देन इंक्रीज और डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सीधे सीधे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कह लो सर्विसेज एंड गुड्स के प्राइस पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है. बात समझे सब लोग? हाई इनकम टैक्स रेट लीड टू टैक्स इवेजन. अगर सपोज करो हम अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाती है, ओके, अगर इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द साइड इफेक्ट? तो साइड इफेक्ट ये है, अगर गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स का रेट अगर बढ़ाएगी या कहीं से भी इनकम टैक्स का रेट अगर बढ़ता है तो इसका सीधा असर पड़ता है क्या? सीधे सीधे क्या किसको इफेक्ट पड़ता है? इसको टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी फिर होना शुरू हो जाएगा. यानी टैक्स की चोरी को बढ़ावा मिलता है. जबकि यानी कि टैक्स लोग चुराते, मतलब कि एक तरह से कह लो, मान लो तुम्हारी इनकम टैक्स का रेट तुम्हारा बढ़ गया तो तुम अपनी इनकम को कम दिखाना चाहोगे, और कम दिखाने के चक्कर में बहुत सारी इनकम अपनी छुपाओगे, और छुपा रहे हो इसका मतलब है टैक्स इवेजन. इसमें से कितने लोगों ने मूवी देखी थी रेड? किसी ने देखी थी? रेड मूवी देखे हो ना? देखो सिंपल सी चीज है, आप लोग सुनते होंगे कि ये काला धन है ना, तो काला धन का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? द इनकम विच यू हाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट. बहुत सिंपल सी बात है. व्हाट इज ब्लैक मनी? सिंपल सा, ब्लैक मनी मीन्स द इनकम, द मनी विच यू हाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट. आपको इनकम हो रही है 10 लाख की, आप गवर्नमेंट को दिखाते हो 6 लाख रुपए और 4 लाख का टैक्स आप बचा रहे हो. नाउ दैट 4 लाख इज बिकम ब्लैक मनी. ठीक है, समझे? एक बार एक बच्चे से पूछा मैंने ब्लैक मनी क्या होता है, तो उसने बहुत सिंपल सा बोला, सर वो जो पुराना हो जाता है ना पैसा और जो थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं. कहेंगे बहुत अच्छा. ठीक है, तो ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? और दूसरी चीज तो ये तो समझ गए आप लोग, यानी टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन मतलब होता है चोरी करना, यानी टैक्स की चोरी को बढ़ावा मिलता है. लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी के रेट्स बढ़ते हैं, तो वहां पे उसमें क्या चीज को बढ़ावा मिलता है? स्मगलिंग. अब स्मगलिंग कैसे? स्मगलिंग तो सब लोग जानते ही हो, फिल्मों में बहुत दिखाता है. फॉरेन से आ रहा है हीरे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के लाते हैं, है ना, तो वो स्मगलिंग है. यानी कि आप टैक्स कस्टम वालों से बच के आप सामान लेके आ रहे हो. या फिर मैं ट्रक में ले जा रहा हूँ सामान, कितना
सपोज करो मैं ट्रक में ले जा रहा हूँ 1000 गत्ता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कितना 500 गत्ता, तो यानी 500 गत्ते पे तो मैं टैक्स दिया और 500 गत्ते का मैंने टैक्स क्या कर लिया, चुरा लिया। सो दिस इज कॉल्ड स्मगलिंग, इसी को हम लोग स्मगलिंग कहते हैं। और जब भी स्मगलिंग का नाम आता है ना, हम लोग के ऊपर फिल्मों का इतना प्रभाव है कि स्मगलिंग का मतलब हम बस एक ही चीज समझते हैं, वो ड्रग्स, वो शराब और ये सब चीज़ों के बारे में। नहीं नहीं, स्मगलिंग कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी, एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार इसी तरीके से दो ट्रक पकड़े गए थे, कोका कोला नहीं, थम्स अप या पेप्सी का, हाँ पेप्सी का शायद था, पेप्सी ब्रांड था। उसके दो ट्रक पकड़े गए थे जिसके ऊपर बैच नंबर ही नहीं था, उसके किसी भी बोतल के ऊपर बैच नंबर ही नहीं था। बैच नंबर समझते हो, आपने टैली में पढ़ा होगा बैच वाइज डिटेल। यस सर। क्या होता था बैच वाइज डिटेल में? तो बैच नंबर भरना पड़ता है। यू कैन हर पैकेट पे बैच वगैरह लिखा रहता, किस बैच से वो बिलोंग करता है, बिल्कुल सही, मतलब कब कितना वो सामान आया, कितना सामान मैन्युफैक्चरिंग गया। डेट हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर बैच नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपने बैच नंबर ही नहीं दिया, यानी कि उसका प्रोडक्शन को छुपा लिया है। यानी वो प्रोडक्शन हुआ तो है, बट दैट इज हाइड। वो हाइड मतलब कि कहने वाला जो बैच नंबर ही नहीं डाला, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो उस पर टैक्स किया जाएगा। तो दो ट्रक करीबन पकड़े गए थे, बहुत पहले की बात है, ये बहुत पुराना न्यूज़ में बता रहा हूँ। तो मतलब दैट इज स्मगलिंग, सिंपल। बाकी एक कोई मूवी पुरानी देखे थे, गुरु मूवी, अभिषेक बच्चन की? नहीं देखे हो, चलो ठीक है, देख लेना, फिर हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नो, व्हाट इज दिस? ओके, इट इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अब हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इनकम टैक्स? तो इनकम टैक्स होता क्या है? इट इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स क्या है? एक तरह का टैक्स है जो कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इनकम ऑफ द एवरी पर्सन। कोई भी पर्सन जो इनकम कमाएगा इंडिया में, तो जाहिर सी बात है उसको क्या देना पड़ेगा, उसको ये टैक्स देना है। लेकिन हाँ, वो इनकम मतलब कितना, एक लिमिट से एक लिमिट क्रॉस करे। जैसे प्रेजेंट टाइम वो लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप इनकम कमाते हो तो बिल्कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अब असेसमेंट ईयर जो आगे है, यानी कि अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 2021 में, तो हम लोग आ ही गए, है ना। तो 2021 के में तो अब आगे बढ़ चुका है, 5 लाख तक का एग्जम्पशन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, द प्रोविजन गवर्निंग द इनकम टैक्स लॉ आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तो सबको पता है। टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स फैमिलियरली विद द फॉलोइंग टर्म्स इज एसेंशियल। ये सारे टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आप सभी लोग को बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग पढ़ा, मेरे ख्याल से आप लोगों में कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अकाउंट बैकग्राउंड के होंगे ही नहीं, है कि नहीं आप लोगों में से, कि जो बीकॉम कॉम नहीं है, कॉमर्स कॉमर्स नहीं है, है ना? मे बी Yes, sir. 80% सर। चलिए बहुत अच्छे। अब आप लोगों ने जब अकाउंट स्टार्ट किया होगा तब आपने सुना होगा ये, अरे यार ये तो एसेट अच्छा ये होता है, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, नए नए टर्म्स आपने सीखे हैं, सही है कि नहीं सही है? यस सर। करंट एसेट, फिक्स्ड Yes, sir. एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सब नए नए टर्म्स आपने सीखे। उसी तरीके से जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स में भी बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे। तो जब पढ़ाई करेंगे ना, उस टाइम पे ये सारे टर्म्स आएंगे तो वी विल बिकम कंफ्यूज्ड। तो हमें उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें ये सारे टर्म्स समझने हैं। अगर इन सारे टर्म्स को समझ डाला तो फिर आपका लाइफ झींगा लाला नहीं होगा, बल्कि आप टैक्स अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स आपको समझ में आने लगेगी। तो देखिए, सबसे पहला टर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इनकम टैक्स को, मतलब अगर आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे टर्म्स तो पता होने चाहिए। नंबर 1, असेसी। नाउ हु इज असेसी? मैं एक सिंगल लाइन लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सी लाइन, इससे तुम लोग को पता चल जाएगा। हु इज असेसी? टैक्स पेयर। बिल्कुल सही, जो टैक्स पेयर होता है ना, उसी को टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है, असेसी कहती है। असेसी मतलब जो टैक्स पे कर रहा है,
इफ यू आर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट दैट मीन्स यू आर एसएससी, है ना, आप क्या हो, एसएससी हो। जैसे अगर आपने रेड मूवी देखी होगी तो उसमें अजय देवगन जैसे ही अपनी नई पोस्ट ज्वाइन करता है वो क्या कहता है, ध्यान दिया था मूवी को, पता नहीं इतने ध्यान से तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, तो उसने बोला था मुझे सारे एसएससीज की लिस्ट चाहिए। अब उस समय जो लोग फिल्म देख रहे थे बहुत सारे लोग को एसएससी का मतलब पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन डायलॉग तो डायलॉग होता है ना, वो तुरंत बोलता है क्या, मुझे यहाँ के सारे एसएससीज की लिस्ट चाहिए। तो एसएससी मतलब क्या था, टैक्स पेयर। वहीं अगर सिंघम मूवी में जाता है तो वो कहता है मुझे सारे क्रिमिनल के, हाँ बेटा, तो वो लिस्ट कहता है क्या, चाहिए। हमें पूरे क्रिमिनल्स की लिस्ट चाहिए। तो ये अलग अलग वो है, अगर पुलिस रहेंगे तो क्रिमिनल की लिस्ट चाहिए, अगर वो टैक्स ऑफिसर है तो एसएससीज की लिस्ट चाहिए, ठीक। नाउ फॉर एग्जांपल, चलिए देखते हैं, अच्छा सॉरी ऊपर कुछ लिखा था, एनी पर्सन बाय whom income tax and any other sum of money like interest, penalty, etc. is payable. For example, if you are paying income tax to the government, then you are an assessee under the act. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। Now next topic. Yes, sir. अगला टॉपिक, ये पहला टर्म था असेसी, अब अगला टर्म है प्रीवियस ईयर। बहुत जल्दी बहुत तेजी से नहीं ना हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत फास्ट नहीं ना पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल है ना स्पीड? यस सर। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब तो सर सिंपल है, पिछला साल, बिल्कुल सही है। हम लोग इस ये समझेंगे, कोई भी सुनेगा ना प्रीवियस ईयर तो उसका मतलब यही होगा पिछला साल, बट हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस ईयर का मतलब क्या समझेंगे? हम लोग के हिसाब से प्रीवियस ईयर का मतलब होता है द ईयर इन विच वी अर्न ओके, वी अर्न इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? द ईयर इन विच वी अर्न इनकम, जिस साल हम इनकम कमाते हैं, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उस साल को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया कि नहीं है? द ईयर इन विच वी अर्न इनकम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए Yes, बुक की लाइन अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, बुक क्या कह रहा है। yes. Previous year means the financial year immediately the preceding of the assessment year, यानी कि असेसमेंट ईयर का जो पिछला साल है उसी को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। ऑल assessees required to follow फाइनेंशियल ईयर, और ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली ही चलता है, और जो कि फाइनेंशियल ईयर सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है एज अ प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1670 would mean that the year in which, sorry क्या बकवास लिखा है, छोड़ो आगे थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं अभी आपको और अच्छे से बता दूंगा। इन केस न्यूली सेटअप, अगला शब्द है क्या, असेसमेंट ईयर। अगला वर्ड है जो है असेसमेंट ईयर है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर का जो अगला साल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में हम करते क्या है, इसको मैं अपनी लाइन में समझा दे रहा हूँ। इन विच ईयर वी कैलकुलेट, यानी कि असेस एंड पे टैक्स टू गवर्नमेंट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट यानी ईयर कि का। हाँ, इन विच ईयर वी कैलकुलेट एंड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, टैक्सेस कर लेता हूँ, टैक्सेस ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। अब समझ में आया? टू गवर्नमेंट, ये सेंटेंस अब सही है। इन विच ईयर, जिस साल, वी कैलकुलेट एंड पे टैक्सेस, जिस साल हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और उसे पे करते हैं, किस साल की इनकम पे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे, टू द गवर्नमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर।
ठीक है, राधेश्याम भैया का कॉल आ रहा होगा, कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्या है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को हम लोग ऐसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, अगर प्रीवियस ईयर अगर सपोज करिए 2016-17 है, 16-17 यानी इस साल हमने कमाई की है 16-17 में, तो उसका टैक्स हमें कब जमा करना है? क्लियर हुआ सबको? तो प्रीवियस ईयर क्या है, जिस साल हम इनकम कमाए, हमने 2016-17 में हमने इनकम कमाया, तो जाहिर सी बात है उसका टैक्स कब जमा होगा, उसका ब्यौरा हम कब जमा करेंगे गवर्नमेंट को? 17-18 में। अगर हमने फिर जाहिर सी बात है 17-18 में तो भी कमाए होंगे, तो 17-18 में जो कमाएंगे उसका टैक्स कब जाएगा? 18-19 में। फिर 18-19 में कमाना छोड़ दोगे? नहीं, 18-19 में भी कमाए आप, उसका टैक्स कब जमा होगा? 19-20 में। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है, भाई देखो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल तुम कमा रहे हो, कमा लो, कमाओ, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छे से कमा लो। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल हम क्या करेंगे, जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, भाई बिना कैलकुलेट किए नहीं ना पे करोगे, पे करेंगे। तो कैलकुलेट को पता है क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन को असेसमेंट मतलब कर निर्धारण, टैक्स असेसमेंट करना, टैक्स का निर्धारण करना, तो मैं शब्द सिंपल शब्द लिख देता हूँ, कैलकुलेट करना, एंड उसे क्या करना? पे करना। सिर्फ यही काम नहीं है प्रीवियस ईयर में, कैलकुलेट करके पे करना है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। ओके, अब रिटर्न मतलब क्या है, आपने सुना होगा ITR, नाम सुना है कि नहीं सुना है?